क्षेत्र पर ऑस्ट्रेलेशिया के पूर्वी भाग में अवस्थित ये जो भौगोलिक प्रदेश है, हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट्स के संदर्भ में न्यूजीलैंड को पढ़ने जा रहे हैं। दिस वन पूरे विश्व के संदर्भ में आप देख रहे होंगे बहुत छोटी सी अवस्थिति है। बहुत अच्छे से सुनो, चलो कमेंट्स बंद करो, शानदार पढ़ाता हूं। चलो न्यूजीलैंड को सुनो बहुत अच्छे से। अगर आप दुनिया को देखें तो माना कि ये है इक्वेटर, यहां से गुजर रही है लगभग आपकी मकर रेखा, यहां से गुजर रही है लगभग आपकी कर्क रेखा। तो इसकी अवस्थिति अगर आप देखेंगे न्यूजीलैंड की, तो दक्षिणी गोलार्ध में है, सदर्न हेमिस्फीयर में है, ऑस्ट्रेलिया के भांति ही दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। और यहां जलवायु लगभग अगर आप देखो, समझो दोस्तों, इस आइलैंड ग्रुप में इसकी जलवायु आपको देखो तो ब्रिटेन की तरह पाया जाता है। अगर सही मामले पर देखो तो ब्रिटेन के लगभग एंटीपोडल कंडीशन में अवस्थित है, ब्रिटेन के लगभग एंटीपोडल कंडीशन में अवस्थित है। जलवायु भी लगभग ब्रिटेन के समतुल्य पाई जाती है। लोग भी यहां वर्तमान में अधिकतर लोग ब्रिटिश मूल के पाए जाते हैं, देखो दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थिति भी इसकी लगभग ब्रिटेन के समतुल्य है, लगभग, पूरी तरह से नहीं। जलवायु भी लगभग ब्रिटेन के समतुल्य है। यहां निवास करने वाले लोगों में जो संख्यात्मक बहुलता है ज्यादातर ब्रिटिश लोगों की है। इन तमाम कारणों से इस छोटे देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं, दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है। एक बातें, हर शब्द में जानकारी नहीं दूंगा, हर शब्द में नई जानकारी दूंगा। न्यूजीलैंड द्वीप आपके सामने है बेटा, न्यूजीलैंड, ठीक है, ओके। क्या कहेंगे इसे? दक्षिण का ब्रिटेन। आगे बात करते हैं। भौगोलिक संरचना के दृष्टिकोण से अगर इसे देखा जाए, भौगोलिक संरचना के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बेसिकली इसकी अवस्थिति दोस्तों, इसकी अवस्थिति एक तरफ प्रशांत महासागरीय प्लेट का हिस्सा आता है और एक तरफ इधर ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा आता है। तो 2017 से पहले तो जियोलॉजिस्ट का यह मानना था कि यह ऑस्ट्रेलियन और प्रशांत महासागरीय प्लेट के अभिसारी सीमा पर अवस्थित है। अभिसारी सीमा पर अवस्थित होने के कारण जो प्रशांत महासागर के चारों ओर की अग्निवलय पेटी है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का यह अंग है। एक नई जानकारी फिर इसमें आपको क्या प्राप्त होती है कि यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का अंग है। अगर यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का अंग है, इसका मतलब है यह कब का है? यह टर्शियरिक टाइम पीरियड का है। कब का है दोस्तों? यह टर्शियरिक टाइम पीरियड का है, टाइम पीरियड का दोस्तों। मतलब अभी नवीन आइलैंड है। इसका मतलब क्या हो गया? टर्शियरी टाइम पीरियड हम सीनोजोइक को कहते हैं। सीनोजोइक कालखंड का होने की वजह से यह नवीन भूखंड है, जिसकी उत्पत्ति मोटे तौर पर दोस्तों लगभग 55 से 45 मिलियन वर्ष पूर्व ही हुई होगी। विकास तो अभी भी चल रहा है, लेकिन लगभग इसी कालखंड में 40, 45, 50, 55 मिलियन वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई होगी, एक द्वीप चाप के रूप में हुई होगी। आप देख सकते हैं आइलैंड्स है इसके अंतर्गत, नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड, और यहाँ पे छोटा सा दक्षिण में आइलैंड जो दिखता है, इसको स्टीवर्ट आइलैंड कहते हैं। तो बेसिकली ये दो सागरीय किनारों के अभिसरण से, दो सागरीय प्लेट किनारों के अभिसरण से बनने वाला द्वीप समूह है, जिसे आप द्वीप चाप भी कह सकते हैं। बेसिकली भौगोलिक दृष्टिकोण से या भूगर्भिक दृष्टिकोण से यह एक आइलैंड आर्क है या द्वीप चाप है दोस्तों। और द्वीप चाप की विशेषता होती है यहाँ जागृत ज्वालामुखी पर्वत, वलित श्रेणियां तथा अवसादों के वलन से अवसादों का उत्थान एवं द्वीप आदि की प्राप्ति होती है। ठीक वैसी ही संरचना का है। आर्किपेलागो की भांति है, द्वीप चाप के भांति है, आइलैंड आर्क के भांति है दोस्तों, यह आइलैंड आर्क के भांति है। इस देश की अपनी भूगर्भिक संरचना को आपको बता दूं कि अगर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का अंग है तो भूगर्भिक संरचना ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की तुलना में एकदम भिन्न है। भूगर्भिक संरचना ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की तुलना में एकदम भिन्न है दोस्तों, एकदम भिन्न। उससे आप चीजों को जोड़कर नहीं देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पुराना या प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ऑस्ट्रेलिया कंट्री की खासकर बात करूं मैं, किसका अंग था आपको बताना चाहूंगा, गोंडवाना लैंड का अंग था, इंडो पेनिनसुलर प्लेट का पार्ट था। लेकिन दोस्तों अगर इसकी मैं बात करूं तो ये नवीन चट्टानों से बना है। अगर चट्टानें नवीन है तो नवीनता का मतलब है किसी भी प्रकार के खनिजों का अभाव पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? खनिजों का अभाव पाया जाएगा। यहां पर मिनरल्स नहीं होंगे बेटा, खनिजों का अभाव पाया जाएगा, मतलब यहां पर मिनरल्स नहीं होंगे। ये बात पे, क्योंकि खनिज बेसिकली पुरातन चट्टानों में पाए जाते हैं, नवीन चट्टानों में नहीं पाए जाते, तो यहां पर खनिजों का अभाव है। तो अगर खनिज का अभाव है तो एक लाइन पर क्लियर है कि खनिज आधारित आर्थिक क्रियाएं यहां पर नहीं हो पाएंगी। क्या बात है बेटा? खनिज आधारित आर्थिक क्रियाएं यहां पर नहीं हो पाएंगी। खनन आधारित आर्थिक क्रियाओं का भी अभाव यहां पर पाया जाएगा। माइनिंग एक्टिविटी नहीं होगी। जब माइनिंग एक्टिविटी नहीं होगी तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज नहीं होगी। मैंने ये नहीं कहा कि इंडस्ट्रीज नहीं होगी, बट यहां मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज नहीं होगी, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री नहीं होगी। तो कौन सी इंडस्ट्री होगी बताऊंगा अभी। बेसिकली आपको बता दूं कि आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड एक विकसित देश है। कैसा देश था दोस्तों? आपको बताऊं, न्यूजीलैंड विकसित देशों की श्रेणी में आता है, डिसीज में आता है, विकसित राष्ट्र है, विकसित राष्ट्र। और विकसित राष्ट्र तो है ही। और दोस्तों सबसे बड़ी बात बताऊं कि इसके विकास के साथ है, विकास सूचकांक में जो हमारे डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, जितने भी बेहतर इंडेक्स होते हैं उनकी सूची में हमेशा आगे रहता है, उनकी सूची में हमेशा आगे रहता है।
तमाम विकास सूचकांकों में अगर आप देखेंगे तो स्कैंडिनेवियन कंट्री के उपरांत, किसके उपरांत बेटा, स्कैंडिनेवियन कंट्री के उपरांत उपरांत ये भी अपने विकास सूचकांक के उच्च स्तर पर, आय के उच्च स्तर पर रहने वाला देश है। यहाँ के लोग बेहद ही शांतिप्रिय हैं, बेहद ही शांतिप्रिय हैं, बेहद ही स्वच्छ एवं बेहद ही स्वस्थ वातावरण में रहने वाले लोग हैं। स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण में रहने वाले लोग हैं, वातावरण में रहने वाले लोग हैं। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि यह देश मूलतः कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का देश है। कृषि क्षेत्र और सेवा क्षेत्र आधारित यहां की अर्थव्यवस्था की तीन रीढ़ मतलब जिसको कह सकते हैं आधार स्तंभ है, मेरुदंड है यहां के तीन अर्थव्यवस्था के तीन स्रोत। एक कृषि उत्पादों का आयात निर्यात, एक सेवाओं का आयात निर्यात। ये कृषि उत्पादों के आयात निर्यात पर आधारित है, सेवाओं के आयात निर्यात पर आधारित राष्ट्र है। और तीसरे नंबर पर भूमिका आती है टूरिज्म की। तो कृषि उत्पाद, सेवा क्षेत्र एवं पर्यटन, तीन क्षेत्र, तीन नाम बताना चाहूंगा, सब लिखाऊंगा आपको, बस सुनते चलिएगा भला, ठीक है ना। तो कृषि सेवा क्षेत्र एवं पर्यटन, ये तीन इसके प्रमुख उत्पाद हैं। इसकी अर्थव्यवस्था के तीन आधार स्तंभ हैं, मेरुदंड है, स्पाइनल कॉर्ड है, कुछ भी आप समझो, तीन पर आधारित अर्थव्यवस्था है। पर जिस पर आधारित है, अरे उत्तम दोस्तों, अगर कृषि के संदर्भ में देखेंगे तो यहां पर मूल रूप से पशुपालन का कार्य होता है, पशुपालन का कार्य होता है। और यहां पर गेहूं आदि का उत्पादन तो जो हुआ बेसिकली यहां सेब, कीवी, अंगूर, ये तीन है जो वाणिज्यिक फसल है। इसके अलावा कुछ मात्रा में गेहूं एवं जौ का उत्पादन भी होता है। पशुपालन के संदर्भ में यहां पर मूल रूप से दुधारू गाय पाली जाती है, दुधारू गाय पाली जाती है। और दूसरे नंबर पर मरीनो भेड़ पाली जाती है, मरीनो भेड़ पाली जाती है। कृषि कार्य कुछ इसका ऐसा है। कृषि तो कहां पाली जाती है और क्या है और क्या क्या पाया जाता है। यहां पर्यटन के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है। तो दोस्तों कृषि की बात हमने की, सेवा क्षेत्र तो कहीं भी फैला हो सकता है इसके नगरों में। पर्यटन के लिए इसके दूर दूर तक फैले हुए पश्चिमी फियोर्ड तट बेहद फेमस है, बेहद फेमस है दोस्तों। ढेर सारी फिल्में फिल्माई जाती है इस पश्चिमी फियोर्ड तट में। कहां फियोर्ड तट वो भी समझाऊंगा, पहले आप शब्दों को सुनते चले जाओ। अब ये फियोर्ड तट क्या होते हैं, वह तट जिन्हें हिमानियों ने अपरदित किया हो, वह तट जिसे हिमानियों ने अपरदित कर दिया हो, हिमानियों के अपरदन से निर्मित तट फियोर्ड तट कहलाते हैं। FIYORD। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अधिक फियोर्ड तट बेसिकली पाए जाते हैं नॉर्वे में, और दूसरे सर्वाधिक फियोर्ड तट पाए जाते हैं न्यूजीलैंड के इस दक्षिणी द्वीप पर, दक्षिणी द्वीप पर, दक्षिणी द्वीप पर। फिर आगे बोलना चाहूंगा फियोर्ड तट। ये फियोर्ड तट पर्यटन के लिए तो जाने ही जाते हैं, बल्कि फियोर्ड तट से न्यूजीलैंड अपनी कुल जरूरत का 60% हाइड्रल पावर भी प्रोड्यूस करता है। हाइड्रल पावर या हाइड्रो पावर प्रोड्यूस करता है इन्हीं फियोर्ड तटों से। मतलब अपनी कुल ऊर्जा उत्पादन में अकेले क्लीन एनर्जी में से 60% इसका जरूरत यहीं से पूरी हो जाती है। बाकी आपको बताना चाहूंगा लगभग 25% विंड एनर्जी पूरा कर देता है। कितना हो गया, 85%। 15% अन्य छोटे स्रोतों से इसकी ऊर्जा जरूरतें पूरी हो जाती है। मतलब आप समझ सकते हैं इतना सुपर्ब व्यवस्था का, इतना सुपर्ब व्यवस्था का देश है बेटा, देश है। समझने की कोशिश करिएगा, फिर अभी आगे बताते हैं। अब इसकी द्वीपीय अवस्थितियों में पर्यटन के लिए आपने ये देखा। दूसरा नंबर पर इस दक्षिणी द्वीप के ठीक मध्य में एक वलित पर्वत श्रेणी है, जिसको यूरोप में जो अल्प्स पर्वत है, तो दक्षिण का अगर ये ब्रिटेन है तो इसे सदर्न अल्प्स कहते हैं। तो दक्षिण का अल्प्स क्षेत्र है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक या माउंट औराकी है, माउंट कुक या माउंट औराकी है। माउंट कुक के समीप का क्षेत्र भी इसी का नाम माउंट कुक है, और इसी का नाम अब ये लोग औराकी कर दिया है, कुक को ही औराकी कर दिया है। ये क्षेत्र भी पर्यटन के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद इसके ग्रासलैंड्स भी पर्यटन के लिए बहुत फेमस है। और ग्रासलैंड्स में इसके दो ग्रासलैंड्स की चर्चा आती है। पहले नंबर पर इसका ग्रासलैंड आता है, ये जो आप नॉर्थ तारानाकी बाइट देखते हैं, साउथ तारानाकी बाइट देखते हैं, तो पहले नंबर पर आता है तारानाकी प्लेन आता है। और दूसरे नंबर पर यहां अवस्थित है कैंटरबरी। क्या अवस्थित है दोस्तों, कैंटरबरी। यहां मैं लिख देता हूं कैंटरबरी का मैदान। ये दो मैदान भी यहां पर पर्यटन के लिए बेहद फेमस है दोस्तों, बेहद फेमस है। इसी आइलैंड्स के बारे में, जिसके बारे में मैं इतनी चर्चाएं कर रहा हूं, इसके बारे में आज मुझे आपको डिटेल से पढ़ाना है। पर आपको यह बताते हुए मुझे एक और बात समझानी है कि इस आइलैंड की अवस्थिति, मैंने अभी आपको बताया कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट्स के ठीक दक्षिण पूर्व में है, जिसे हम दक्षिण का अल्प्स कहते हैं। बट वर्तमान में मतलब 2017 में जियोलॉजिस्ट ने इस बात को खोज निकाला है कि यहां पर एक कॉन्टिनेंट है जिसकी पुष्टि 12 सितंबर 2023 को
जीलैंडिया महाद्वीप के रूप में कर दी गई है। अब ये बेसिकली जीलैंडिया महाद्वीप का अंग है, जिसकी तस्वीर आप यहाँ पर कुछ इस रूप में देख रहे हैं। सबसे बेस्ट तस्वीर आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जीलैंडियन कॉन्टिनेंट की ये तस्वीर आपको यहाँ बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगी, बेस्ट तरीके से। ओके, तो दोस्तों चलो अब शुरू हो जाओ। जितनी बातें मैंने इस पे बोली है उसके बारे में कुछ लिखने से, कहाँ से लिखना है, कैसे लिखना है, क्या शुरुआत करनी है, तो मैं आपको ऐसे कुछ हेडिंग देंगे आप सभी। आप हेडिंग लीजिए न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, फिर आप न्यूजीलैंड के साथ आप सेमी कॉलन देकर लिखिएगा पार्ट्स ऑफ जीलैंडिया, पार्ट्स ऑफ जीलैंडिया, जीलैंडिया, ठीक है। सब कुछ बहुत अच्छे से दोस्तों, बहुत अच्छे से लिखाऊंगा, और फिर अभी थोड़ी देर बाद मैपिंग कराऊंगा न्यूजीलैंड की आपको, ठीक है। चलो शुरू करते हैं बेटा, बहुत अच्छे से लिखो। एक कॉन्टिनेंट है अपने आप में जीलैंडिया, ठीक है ना। तो डैश देकर लिखो, लिखो इस भूखंड की खोज का श्रेय भी कैप्टन जेम्स कुक को जाता है। कैप्टन जेम्स कुक को जाता है, परंतु इसके तट पर सर्वप्रथम नाम बोलना चाहूंगा। इसके तट पर सर्वप्रथम तस्मानिया देखा था ना आपने ना, तो तस्मान नामक यूरोपीय नाविक, नाव चलाने वाला, नौका वाला नाविक पहुंचा था, जो कि यहां की माओरी जनजाति द्वारा किए गए हमले के डर से वापस लौट गया था। पूर्ण विराम लगाकर न्यूजीलैंड वर्ष 2023 से पूर्व तक ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप का अंग माना जाता था, लेकिन भूगर्भवेत्ताओं एवं सैटेलाइट इमेजेस, मतलब सैटेलाइट चित्रों के माध्यम से यह प्रमाणित हो चुका है कि यह सागर में डूबे हुए जीलैंडिया महाद्वीप का अंग है। जीलैंडिया महाद्वीप का अंग है। पूर्ण विराम लिखें। किसी महाद्वीप को हम निम्नलिखित आधार पर महाद्वीपीय वर्ग में रखते हैं। निम्नलिखित आधार पर महाद्वीप वर्ग में रखते हैं। लिखो नंबर वन भूगर्भिक संरचना डैश देकर महाद्वीप ग्रेनाइट तथा एंडीसाइट से बने होते हैं, जबकि सागरीय तली बेसाल्ट की होती है। नंबर टू एक स्वतंत्र प्लेट के रूप में अस्तित्व डैश देकर इसमें लिखेंगे प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार पृथक पृथक अस्तित्व वाली प्लेटें भिन्न दिशाओं में संचरित होती हुई विवर्तन की क्रिया के दौरान नवीन भूगर्भिक क्रियाओं को संपादित करती हैं। तो नंबर तीसरा बिंदु लिखिए, भौगोलिक क्षेत्र विस्तार। तो डैश देकर लिखेंगे जीलैंडिया का विस्तार लगभग
जीलैंडिया का विस्तार लगभग 4.9 मिलियन, मतलब लगभग 49 लाख, 4.9 मिलियन वर्ग किलोमीटर का है, वर्ग किलोमीटर का है। पूर्ण विराम लगाएं, लिखें कुछ विद्वानों के अनुसार, लगातार, अच्छा चौथा बिंदु नहीं लिखा है दोस्तों मैंने, सॉरी। अच्छा लाइन काट दो, कुछ विद्वानों के अनुसार लगातार, इसको काटो, चौथा बिंदु लिखो, चौथा बिंदु लिखो, और क्या मानदंड होते हैं महाद्वीपीय निर्धारण के, चौथे बिंदु में लिखेंगे महासागरीय तली से उत्थान, महासागरीय तली से उत्थान, डैश देकर लिखेंगे महाद्वीप स्पष्ट रूप से, महाद्वीप स्पष्ट रूप से सागरीय तली की गहराई, ब्रैकेट लिख देंगे, लगभग 4000 मीटर, औसत रूप से 4000 मानी गई है, स्पष्ट रूप से सागरीय तली की गहराई से ऊपर उठे हुए होते हैं, ऊपर उठे हुए होते हैं, जैसे जीलैंडिया, जीलैंडिया सी लेवल से, सी लेवल से मतलब ऊपरी सतह से, तली जब 4000 मीटर गहराई है, सी लेवल से लगभग 1000 मीटर की अधिकतम गहराई तक है, मतलब तली से 3000 मीटर ऊपर उठा हुआ है ना, सी लेवल से लगभग 1000 मीटर की अधिकतम गहराई पर है, अर्थात तली से लगभग 3000 मीटर ऊपर उठा हुआ है, तली से लगभग 3000 मीटर ऊपर उठा हुआ है, जिसके जल से निकले हुए ऊपरी भाग, जिसके जल से निकले हुए ऊपरी भाग, ऊपरी भाग न्यूजीलैंड द्वीप, न्यूजीलैंड द्वीप तथा कुछ मेलानेशियाई द्वीप, न्यूजीलैंड द्वीप तथा कुछ मेलानेशियाई द्वीप के रूप में दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, पैरा चेंज करो, पैरा चेंज करते हुए लिखना, सीधे भागते हम लोग न्यूजीलैंड पर, लिखेंगे न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की अवस्थिति, अवस्थिति प्रशांत अग्निवलय पेटी, न्यूजीलैंड की अवस्थिति प्रशांत अग्निवलय पेटी में होने की वजह से, प्रशांत अग्निवलय पेटी में होने की वजह से भूगर्भिक दृष्टि से अत्यधिक सक्रिय, होने की वजह से भूगर्भिक दृष्टि से अत्यधिक सक्रिय, अत्यधिक सक्रिय कौन, प्रशांत अग्निवलय पेटी, भूगर्भिक दृष्टि से अत्यधिक सक्रिय, सक्रिय यह द्वीप, यह द्वीप जलवायु एवं अक्षांशीय विस्तार के कारण, जलवायु एवं अक्षांशीय विस्तार के कारण दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है, दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है, जहां निवास करने वाले लोगों में अधिकांश जनसंख्या, जहां निवास करने वाले लोगों में अधिकांश जनसंख्या, जनसंख्या आज यहां ब्रिटिश मूल की है, आज यहां ब्रिटिश मूल की है, जबकि जबकि यहां की मूल जनजाति, मूल जनजाति माओरी, MAORI, MAORI माओरी कहलाती है, माओरी कहलाती है, जो कि ऑस्ट्रेलियाई एबोरिजिनल के समतुल्य है, मूल जनजाति माओरी कहलाती है, जो कि ऑस्ट्रेलियाई एबोरिजिनल के समतुल्य है, ऑस्ट्रेलियाई एबोरिजिनल के समतुल्य है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, पैरा चेंज करते हुए लिखते रहना, लिखना क्या लिखोगे ध्यान से सभी लोग, लिखो कि मुख्यतः 3 द्वीपों, मुख्यतः 3 द्वीपों के समूह के रूप में, मुख्यतः 3 द्वीपों के समूह के रूप में अवस्थित, अवस्थित न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड विकसित, विकसित एवं विश्व मानव विकास, विकसित एवं विश्व मानव विकास सूचकांक आदि के, विश्व मानव विकास सूचकांक आदि के उच्च पायदान पर है, उच्च पायदान पर है, जो कि उच्च प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ, जो कि उच्च प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ, प्रति व्यक्ति आय यहां भी उच्च है, सर्वोच्च नहीं कह रहा, उच्च हमेशा ऊंचे पायदान पर रहते हैं, टॉप 10 पे ही रहते हैं, पायदान के साथ साथ खुशहाली सूचकांक में भी, खुशहाली सूचकांक पर भी अव्वल दर्जे पर आता है, अव्वल दर्जे पर आता है, जबरदस्त दोस्तों, अव्वल दर्जे पर आता है, अव्वल दर्जे पर आता है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, लिखें इनके अर्थव्यवस्था में,
इनकी अर्थव्यवस्था में कृषि कृषि सेवा क्षेत्र एवं पर्यटन कृषि सेवा क्षेत्र एवं पर्यटन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है पूर्ण विराम फिर पैरा चेंज करते हुए लिखेंगे न्यूजीलैंड के प्रमुख तीन द्वीप निम्नलिखित हैं लिखो इससे। नंबर 1 ये पहला है, नंबर 1 नॉर्थ आइलैंड पहला वाला है नॉर्थ आइलैंड। नंबर 2 ये दूसरा वाला है साउथ आइलैंड। नॉर्थ आइलैंड, फिर क्या लिखा आपने? साउथ आइलैंड। तो फिर अब तीसरा लिखेंगे, ये जो तीसरा नीचे छोटा सा ये तीसरा स्टीवर्ट आइलैंड लिख दिया इतना बेटा। अब इतना लिखने के बाद सब मेरे साथ आओ, आराम से अब लिखने काम नहीं करना, थोड़ी मैपिंग करनी है और फिर मैपिंग के बाद लिखना। इतना सा मैंने न्यूजीलैंड का इंट्रोडक्शन लिखा था। देश बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे जैसे जीलैंडिया की चर्चा बढ़ती जाएगी ना, न्यूजीलैंड की महत्ता बढ़ती जाएगी। मैंने इसलिए न्यूजीलैंड को आपको बेहतर तरीके से पढ़ा दिया। मेरी जरूरत थी कि आप बहुत अच्छे से दोस्तों पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, है ना। ओके, वैसे भी कोशिश तो करता हूँ दोस्तों आपको पहले ही कुछ लगे। आप नहीं पढ़ते हो, बदमाशियां करते हो, फालतू के कमेंट्स करते हो, इसलिए डांटते हैं। पर सच बताऊं, अगर मैं अपनी तरफ से बोलूं कि हर सेकंड लगता है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूं। ऐ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा भी कुछ और संभव हो तो और भी दूं। हर टाइम यही चाहता हूं, हर टाइम अहर्निश कोशिशें करता रहता हूं। मतलब मैं क्या बताऊं कि इतनी भूख है दोस्तों आपके लिए कि और ये भी कर दूं और वो भी कर दूं, कि कहीं भी होता हूं। मतलब आज तो मैं इस तरह से अपसेंट माइंड होने लगा हूं हर जगह, कि कहीं भी होता हूं, किसी भी जगह जाता हूं, हर वक्त एक ही चीज लगती है कि यार इसके बारे में कुछ नया क्या सिखाऊं, कुछ नया क्या बताऊं। अब आपको बताता हूं, अब इस पर भी छोटी सी बात बताता हूं। इन 2 दिनों के अवकाश में थोड़ा सा मानसिक रूप से थकान थी, थकान और कुछ नहीं दोस्तों। अपने आप को ऊर्जान्वित करने के लिए हिमालय भागा। हिमालय में आप सब में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे, ऋषिकेश से आगे जाते हैं तो ब्रह्मपुरी मिलती है, ब्रह्मपुरी से आगे बढ़ेंगे तो शिवपुरी आती है। शिवपुरी में एक अच्छी सी प्रॉपर्टी है, एकदम गंगा के किनारे पर, समिट की प्रॉपर्टी, तो समिट नॉन गंगेज करके है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। रिजॉर्ट है, होटल एंड रिजॉर्ट चेन है। उस पर जा ठहरा, और उस पर जा ठहर कर गया। और सब तो कहते हैं कि पतित पावनी सुरसरिता गंगा है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है ज्ञान दायनी, समस्या निवारणी, देवलोकी, पृथ्वी तारणी मां गंगा है। उनके तट पर एक सूने से पत्थर में अकेले जाकर एकांतवास में पहुंचा। घंटों अविरल धारा, निर्मल धारा, सतत प्रवाही धारा को देखता रहा। कभी तटों को देखता, कभी धारा को देखता। और हर वक्त दोस्तों सच बताऊं तो भाव आपका रहता कि इस धारा से मैं ऐसा क्या सीख कर जाऊं कि एटलीस्ट कुछ तो इसमें से नया जोड़कर आपके लिए लेकर आऊं। और सौगंध से दोस्तों इतनी जबरदस्त बातें मैंने नोटिस की और इतनी अच्छी अच्छी बातें मैंने सीखी। वाटर एडीज इफेक्ट क्या होता है अभी तक पढ़ाता था, बट आंखों देखकर समझकर दोस्तों बार बार प्रयोग कर। बेटा था, बेटे का खिलौना हाथ में था, धारा की ओर फेंकता, धारा घूम कर लौटकर जब एंटी डायरेक्शनल फ्लो के रूप में मेरी ओर आता, उसको एकदम समझते हुए, परखते हुए एडीज इफेक्ट को समझा। और अब जब एडीज इफेक्ट समझाना होगा तो सच बताता हूं दोस्तों, बहुत ही यूनिक तरीके से समझाऊंगा। न्यूजीलैंड का भ्रमण नहीं किया, लेकिन मेरे सबसे पसंदीदा जगहों में से है, जिसे मैं इसी साल 2025 में, आज ही एक मेरा बड़ा अच्छा मित्र है, उससे बोल रहा था चले चलते हैं न्यूजीलैंड चलते। आज की बात करूं, आज बोरवेला पर बात करता हूं। आपको न्यूजीलैंड पढ़ाया था तो मस्तिष्क तो न्यूजीलैंड में था, तो उसको मैंने फोन करके बोल दिया चल न्यूजीलैंड के प्लान करते। बोलो चलो कर लो प्लान, जब तुम प्लान बन जाए तो मुझे बताना, चल देते हैं। अब आगे ध्यान से सुनते जाना मेरी बात। तो मैंने एडीज इफेक्ट देखा। फिर आगे एक बात मैं हमेशा पढ़ाता था कि जो हिमालयी नदियां हैं उन्हें ग्लेशियर से जल मिलता है, रेन वाटर मिलता है, और तीसरा अंडरग्राउंड वाटर मिलता है। अंडरग्राउंड वाटर किस तरह से पहाड़ियों की चट्टानों के बीच से रिस करके नदियों में मिलता है। मैं जहां पर रुका हुआ था बेसिकली वो गंगा बीच कहलाता है, एकदम बीच है, पुलिन है, रेत का ढेर है। उस रेत के ढेर में लेटा हुआ मैं बैठा हुआ आराम से इत्मीनान के साथ गंगा की धारा को देख रहा था, एकदम किनारे पर। जब मैं ऐसे झांक कर देखा, जैसे झांक कर देखता था कि रेत से रिस रिस कर आया हुआ पानी गंगा के जल में मिल रहा है। जहां चट्टाने थी तो चट्टानों के संधियों और दरारों के बीच में से आ रहा था। जहां पर रेत थी तो रेत के कणों से रिस रिस कर जल धीरे धीरे गंगा में मिल रहा था। लेकिन दोस्तों सच बताऊं ईमानदारी से, मां गंगे और मां शारदे की सौगंध से, कि जब मैं देखा तो मेरा मन हर्षित और प्रफुल्लित हो गया, और मैं घंटों इस मुद्रा में उस रिस रिस कर गंगा जल में विलीन होते हुए जल को देखता रहा, निहारता रहा, टकटकी लगाता रहा। और जब वह जल गंगा की धारा से, अविरल धारा से मिलता था, तो मिलकर कैसे अपना अस्तित्व समाप्त करता हुआ गंगा ही कहला जाता था। दोस्तों सच बताऊं तो बेहद तरीके और सलीके से आपके लिए सीखा, चीजों को देख के आया। आप कब अपने लिए करोगे? आप कब अपने लिए करोगे बेटा? हम तो हर सेकंड एक ज्योग्राफी का शिक्षक होने के नाते आपके लिए सीखते हैं, कुछ पढ़ाने की कोशिश करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हो, और आप तो आकर टिक जाते हो कि नोट्स क्यों नहीं मिल रहा है। अरे उल्लुओ, यहां शिक्षक आपको पढ़ाने में जान दिया जा रहा है, हर बात लिखा भी रहा है, और आपको लिखा लिखा है नोट्स क्यों नहीं मिल रहा है, इसकी परवाह है? क्लास में पढ़ने की परवाह नहीं है।
बस दोस्तों पढ़ डालो, पढ़ डालो। हिमांशी पूछती न्यूजीलैंड चले जाएंगे तो हमें कौन पढ़ाएगा? ऐसे नहीं जाते बेटा, जब भी कभी जाते हैं ट्रिप में ऐसे तो एक बैच फिनिश हुआ, दूसरा बैच शुरू करना होता है, उसके बीच का जो इंटरवल होता है उसमें जाते हैं बेटा, कभी किसी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, कभी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करते बेटा। ओके चल आते हैं तो यहाँ पर तो कितने आइलैंड है, आप इन आइलैंड्स के बारे में, नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड और ये छोटा, ये लिखा है यहाँ पर स्टीवर्ट आइलैंड, ये छोटा सा लिखा हुआ, छोटा सा बेटा दिस स्टीवर्ट आइलैंड, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसको बरी को मिटाता है, यहाँ पे ये साउथ आइलैंड है, यहाँ पर दिस वन ये जो आइलैंड है इसके बारे में यहाँ पर लिखा है नॉर्थ आइलैंड। तो 3 आइलैंड्स ग्रुप में बटा हुआ है, 3 आइलैंड। ठीक है, एक कहानी मैंने सुनी थी दोस्तों, और उस कहानी के साथ आपको एक कुछ और बात बताना चाहूंगा, फिर उस पर आऊंगा। कहानी मैंने सुनी थी, बड़ी नहीं थी, मैंने सुनी थी। कहानी को सभी लोग कहानी की तरह लेंगे, लेकिन जो मैं सिखाना चाहता हूं सीख को आज इस कक्षा से लेकर जाएंगे, आज की कक्षा की सबसे बड़ी सीख देना चाहता हूं आपको। जब दुनिया इस समय पर जल सप्ताह मना रही है, जब दुनिया इस समय पर जल सप्ताह सेलिब्रेट कर रही है, उस जल सप्ताह की हकीकत आपको समझाना चाहता हूं। हमारे ऋषि मनीषियों को लगा कि जल की महत्ता को लोगों को कैसे समझाएं, तो उन्होंने कहानियों किस्सों के माध्यम से जोड़ना शुरू किया। कहानी एक ऐसी कहानी को कथानक की तरह लें और उससे सीख क्या मिलती है वो सीखने की जरूरत है बेटा, सीखिएगा। महाभारत कालखंड में जिन्हें आप भीष्म के नाम से जानते हैं, भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं, वह शांतनु के पुत्र थे और शांतनु एवं गंगा के संयोग से पैदा हुए थे। दमेश कुमार सादर वंदन कहना मेरे तरफ से, उनको सादर प्रणाम कहना बेटा, ठीक है दमेश? ओके ध्यान से सुनो, सीख जो बताना चाहता हूं कि शांतनु के पुत्र भीष्म का जन्म बेसिकली गंगा मां की कोख से हुआ था। पुत्र जब भी परेशान होता है, हैरान होता है, थकता है, हारता है, वह 2 ही सहारे खोजता है। सबसे पहले अपने मां का सहारा खोजता है, आफ्टर दैट पिता का सहारा खोजता है। तो गंगा पुत्र भीष्म जब भी किसी उलझन में होते, पशुपेश में होते, तो भाग फिर गंगा चली जाती, चलती रही, लेकिन एक दिन की घटना है नहीं, लेकिन उन्हें समझा मेरा सहारा लोगे गंध से भीष्म प्रति अब आपको ही मेरे पास आना होगा। कहानी को अपने मन की उद्विग्नताओं में को दूर हम प्रकृति के आओ में ही दूर करते हैं दोस्तों। वह प्रकृति स्वरूपा अविरल बहती धारा, कल कल करती धारा ही क्यों ना हो। ध्यान रखना, जब मन काफी आक्रोशित हो कभी जाना एकांत में, मैं अकेले की बात नहीं करता, मैं एकांत की बात करता हूं, दोनों शब्दों के अंतर को समझना। एकांत में कभी जाना, नदी तट पर बैठना, नदियों की प्रवाहित धारा की गुनगुनी सुनहरी आवाजों को सुनना, सुनने की कोशिश करना, उनकी धारा के साथ निकल रहे उसके ऊष्मा के ताप को महसूस करने की कोशिश करना, घंटों घंटों उसे निहारते, कभी बंद आंखों से कभी खुली आंखों से देखते रहना। सच बताऊं, दुनिया में इससे अच्छी रेमेडी आपकी तकलीफों का कहीं कुछ और नहीं मिलेगा। इतना मन को शांति और सुकून मिलता है ना, इतना मन में स्थिरता आती है ना, कि कभी आप अपने लौकिक जीवन में, अपने भीड़ भाड़ की जिंदगी में वह आनंद कभी प्राप्त ही नहीं कर पाओगे। इसलिए वो संदेश था कि अगर ये नदियां हमें इतना कुछ मदद करती हैं, तो इनकी धारा को निर्मल रखो, निर्मल, अविरल तो रहने ही दो बट निर्मल रखो। और आज हम सच बताएं दोस्तों, हम अपनी उन्हीं नदियों की धारा को इतना प्रदूषित कर रहे हैं कि सरकारों को इलेक्शन में नदी सफाई के लिए एजेंडा बनाने पड़ते हैं। दुर्भाग्य है मानव जाति का, सच बताऊं दोस्तों, दुर्भाग्य है मानव जाति का कि हमें नमामि गंगा जैसी परियोजना के लिए मुंह ताकते बैठना पड़ता है, मुंह ताकते बैठना पड़ता है। दुर्भाग्य है हमारा, दुर्भाग्य है हमारा। गंगा की धारा को हमने दूषित किया है, यमुना की धारा को हमने दूषित किया है। हे मानव जाति, तो इस प्रकृति का सच बताऊं स्वामी नहीं था, तू इस प्रकृति का स्वामी नहीं था। मैं यह तो नहीं कहता कि तू इस प्रकृति का गुलाम था, यह भी नहीं कहता, पर इस प्रकृति का मेहमान जरूर था तू। लेकिन मेहमान क्या बना, तो इसका स्वामी ही बन बैठा और इसे नष्ट करने पर तुल गया। जिस दिन यह नष्ट होगी ना, तो ध्यान रखना, यह जल सप्ताह यही सीख देकर आपको जा रहा है कि जिस दिन यह नष्ट होगी तेरा जीवन नहीं बचेगा। मैंने एक न्यूज़पेपर में, कल के न्यूज़पेपर में देखा, एक हेडलाइन देखी, एक न्यूज़ देखी, इतना मजा आया, इतना मन खुश हुआ कि मैं सच बताऊं, मैं मुस्कुराहट से बिना मुस्कुराए रहना पड़ा। अभी तक हमने पढ़ा था कि जल ही जीवन है, एक लाइन उसमें जोड़ा गया, हिमानिया ही जल है एवं जल ही जीवन है। उसमें नया शब्द क्या जोड़ा गया, हिमानिया ही जल है एवं जल ही जीवन है। वाह, क्या गजब की लाइन थी कि अगर जल को बचाकर रखना चाहते हो तो पर्वतीय हिमानियों को बचाना होगा। पर्वतीय हिमानियों को बचाकर रखना चाहिए, जो अंधत्व पर्यटन की दौड़ है इसे रोकना होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में इको टूरिज्म डेवलप करना होगा। ये लोग जिनके पास, जिनके पॉकेट्स में चंद कौड़ियां आते हैं और उन कौड़ियों की खनक के कारण पर्वतों को टूरिज्म स्पॉट बनाकर रखें, तो इन टूरिस्ट को रोकना होगा, बल्कि जो प्रकृति प्रेमी पर्यटक जाना चाहते हैं उनके लिए उस रास्ते को साफ करना होगा। क्या बोलूं बेटा, कितनी बातें बोलूं, कितनी बातें बोलूं। जल सप्ताह पर मेरे पास बोलने के लिए बातें तो बहुत सी हैं, पर आते हैं अभी इसमें आते हैं। बेसिकली ये नॉर्थ आइलैंड है, सब लोग मैपिंग करेंगे, अपना एटलस ओपन करिए। जिनके पास एटलस नहीं है, जिनको नहीं मिल रहा, बाय बाय, जाओ मटर गश्ती कर लो, मत पढ़ो मेरे साथ। नॉर्थ आइलैंड में आपको 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण अवस्थितियां देखनी है। एक तो अवस्थिति आप देखो, ये बे ऑफ प्लेंटी, प्लेंटी की खाड़ी, बे ऑफ प्लेंटी, प्लेंटी। नगर अभी नहीं देखना, अभी ये देखना, ठीक है। बे ऑफ प्लेंटी के बाद ध्यान रखना, आपको समझाना चाहूंगा, इस खाड़ी तट पर ही, यहां इस खाड़ी तट पर ही, यहां इस भाग में ऑस्ट्रेलिया की, इस भाग में ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण जनजाति,
सबसे महत्वपूर्ण जनजाति, इसमें कोई कलर ही नहीं दिख रहा, जस्ट वेट, सबसे महत्वपूर्ण जनजाति ये तट, इस तट पर ऑस्ट्रेलिया की एकमात्र कहूं या सबसे महत्वपूर्ण कहूं जनजाति माओरी रहती है। MAO, यहां पर तो नहीं लिख पाऊंगा मैं, ऐसे लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, यहां पर माओरी रहती है, माओरी ट्राइबल कम्युनिटी। और ये माओरी ट्राइबल कम्युनिटी इस बे ऑफ प्लेंटी की खाड़ी में बेसिकली फिशिंग करती है, मत्स्यायन करती है, मत्स्यायन करती है। आगे बहुत अच्छे सुनना, इस पूरे के पूरे नॉर्थ आइलैंड या न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा प्रायद्वीप ये ऑकलैंड पेनिनसुला है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप ऑकलैंड पेनिनसुला, जहां पर सही मामले पर न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा नगर ऑकलैंड अवस्थित है। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा नगर है, राजधानी नहीं, ये कभी राजधानी हुआ करता था, अब राजधानी नहीं है, अब राजधानी नहीं। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा नगर है पर राजधानी नहीं है। और ऑकलैंड का एक समीपी नगर हैमिल्टन है, ये दोनों प्रधान औद्योगिक नगरों में आते हैं। क्या उद्योग है वो भी समझाऊंगा, क्या उद्योग है वो भी समझाऊंगा। आपको मजे की बात समझाना चाहूंगा बेटा, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, कि न्यूजीलैंड का ये वाला जो तटवर्ती भाग है, दिस वन यहां तक, ये पूरा का पूरा जो तट है, ये तट कहलाता है तारानाकी का मैदान। जो ये शब्द लिखा है ना, नॉर्थ तारानाकी एंड साउथ तारानाकी, तो ये बेसिकली तारानाकी का मैदान है। किस नाम से इसे जानते हैं? TARANAKI, ये तारानाकी का मैदान कहलाता है दोस्तों, ये तटीय मैदान तारानाकी का है, तारानाकी का मैदान है। यहां पर एक झील है लेक टाउपू, ये लेक टाउपू पूरे न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लेक टाउपू, और इसमें इसमें दो और बड़े नगर हैं, इधर की ओर एक नगर नेपियर है, और यहां पर दोस्तों वेलिंगटन, ये न्यूजीलैंड की कैपिटल है। वेलिंगटन ही न्यूजीलैंड की इस समय पर कैपिटल है, वेलिंगटन। चार नगर आपने इसमें देखे, ऑकलैंड, हैमिल्टन, याद करना है, ऑकलैंड, हैमिल्टन, नेपियर एंड वेलिंगटन, चार नगर केवल, नॉर्थ में केवल चार नगर जाना है। कभी दोस्तों समय मिले तो न्यूजीलैंड भ्रमण के लिए जरूर जाना, बहुत खूबसूरत देश है, बहुत अच्छी सी अनुभूति होगी आपको। बट अनुभूति के लिए नेत्र होने चाहिए, और नेत्र विकसित मैं कर दूंगा। नेत्र मतलब जिसका मस्तिष्क से संबंध हो, जो आंखें देखती है उसे मस्तिष्क सोच पाता हो, मस्तिष्क से संबंध का मतलब यह है। तो फिर से ऑकलैंड, हैमिल्टन, नेपियर, वेलिंगटन, ये चार आइलैंड, ये चार आइलैंड, ठीक है ना, चार आइलैंड। अब आगे बढ़ते हैं। आपने इसमें क्या क्या देखा? बे ऑफ प्लेंटी देखा, लेक टाउपू देखा, बे ऑफ प्लेंटी देखा, लेक टाउपू देखा, तारानाकी का मैदान, तीन भौगोलिक अवस्थिति, बे ऑफ प्लेंटी, लेक टाउपू, तारानाकी का मैदान, ये तीन भौगोलिक अवस्थितियां देखा। तो चार नगर, ऑकलैंड, हैमिल्टन, नेपियर, वेलिंगटन, चार नगर देखा, तीन अवस्थिति भौगोलिक देखी और चार नगर देखा है। तीन अवस्थिति में बे ऑफ प्लेंटी, लेक टाउपू और तारानाकी का मैदान। तो नगर आपने चार देखा, ऑकलैंड, हैमिल्टन, नेपियर, वेलिंगटन, बस बेटा, नॉर्थ आइलैंड समाप्त। अब साउथ आइलैंड देखो, साउथ आइलैंड में आप देखते हैं, इन दोनों को, नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड को अलग करने वाली एक जल संधि है जिसे कुक जल संधि कहते हैं, कुक जल संधि। सब कुछ एटलस में देखना, सब कुछ देखना। कुछ बच्चे बोल रहे हैं एटलस में है भी नहीं, अब चलो देखो, अब एटलस भी एक बार मैं सर्च करता हूँ, जस्ट वेट। ऐसे कैसे एटलस में कुछ है ही नहीं? अब ये ऑक्सफोर्ड का एटलस है, सबसे पहले इसको खोलते हैं, जस्ट वेट, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं पहुंच तो जाऊं वहां तक, वहां तक पहुंच तो जाऊं। तारानाकी भी दिया है, माउंटेन के रूप में दिया है, वेलिंगटन भी दिया है, बे ऑफ प्लेंटी भी दिया हुआ है, कुक स्ट्रेट भी दिया हुआ है, नेपियर भी दिया हुआ है, वेलिंगटन भी दिया हुआ है। क्या नहीं दिया है यार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे इंसान हो यार। इधर भौगोलिक अवस्थिति दिया है, इधर राजनीतिक अवस्थिति, जो मैंने चार बताया, चार में से चार मतलब तीन अवस्थिति बताया, सब दिया हुआ है। क्या नहीं दिया है? सब दिया हुआ है। यहां तक कि नेपियर किस खाड़ी पर है ये भी दिया, हॉकवे, हॉकवे भी बड़ी महत्वपूर्ण है, ये भी दिया हुआ है दोस्तों। अब इसको देखने के लिए मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा, यस, हॉकवे भी दिया हुआ है। अब इसमें देखा सब कुछ मिल गया, दिया है। अब देखते चलो, अब ये वाला है ब्लैक स्वान का एटलस है, चलो ब्लैक स्वान में आते हैं। चल भाई तू भी आ, ब्लैक स्वान, जस्ट वेट। ब्लैक स्वान जो पुराना हुआ करता था उसमें एक पेज ही हुआ करता था बेटा उसमें, यस, ये देखो, ब्लैक स्वान ने तो न्यूजीलैंड को एक पेज में ही पूरा दे दिया, ये देख लो, ये वाला पेज पूरा, इतना एक पेज में न्यूजीलैंड, एक पेज में न्यूजीलैंड, कितना अच्छे से प्लेंटी की खाड़ी, टाउपू, तारानाकी, कितना अच्छे से दिया दोस्तों। ऑकलैंड दिया है, हैमिल्टन दिया है, क्या नहीं दिया है यार, क्या नहीं दिया है। वैसे ही नेपियर दिया है, हॉक बे में दिया है नेपियर की अवस्थिति, और वैसे ही वेलिंगटन दिया है, कुक स्ट्रेट दिया है। मतलब है तो बहुत कुछ, लेकिन मैंने जो पढ़ा है उसमें से क्या नहीं, सब कुछ दिया हुआ है। सिया मौर्या, टापू भी है, ये देखो कितनी बड़ी सी झील है, लेक टापू, ऑक्सफोर्ड में नहीं है बट इसमें देखो ब्लैक स्वान में लेक टापू भी बढ़िया दिया। कुछ बच्चे पूछते हैं इन दोनों में से कौन सा बेटर है, मैंने कितने बार तो बता दिया, दोनों बेटर है, दोनों को लेना होगा। कुछ अवस्थितियां एक में मिलेंगी तो कुछ दूसरे में मिलेंगी, एक में सारी बातें नहीं मिलेंगी। दो एटलस ले लो, इतना महंगे नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आप आते हैं सदर्न
या साउथ आइलैंड में, मैपिंग में आओ सभी, किसमें आते हैं? साउथ आइलैंड में आते हैं। साउथ आइलैंड में देखना है आपको सबसे पहले इसके मध्य में अवस्थित एक वलित पर्वत श्रेणी जो कि इसके स्पाइनल कॉर्ड के रूप में है, सदर्न अल्प्स। यूपीएससी का प्रश्न है सदर्न अल्प्स। वहां ऑस्ट्रेलियन अल्प्स था, यहां सदर्न अल्प्स है। आराम से, सदर्न अल्प्स। सदर्न अल्प्स की सबसे ऊंची चोटी ये मध्य पश्चिम में है, माउंट कुक या कुक को ही और आकी कहते हैं। आपके प्लस ने क्या दिया ये भी देख लेता हूं। माउंट कुक, इसने तो कुक ही दिया हुआ है, और इसने क्या दिया वो भी देख लेते हैं। इसने भी कुक ही दिया हुआ, बहुत अच्छा। माउंट कुक या माउंट औराकी। तृप्ति तुझे एक झापड़ मारूंगा बेटा तो तेरी आंख बाहर आ जाएगी। 15 बार बता रहा हूं कि दोनों एटलस ले ले, लेकिन तेरे प्रश्न ही खत्म नहीं हो रहे हैं। दोनों ले ले बिटिया, दोनों ले ले। डैडी से बोलना कि आज मैंने कहा ये बात, ले ले दोनों। 2 एटलस खरीद लेने से पॉकेट में इतना लोड। माउंट कुक। अब देखो तृप्ति, तू अब तेरा प्रश्न नहीं आएगा बिटिया, डांट दिया तो। जब तक प्यार से समझाओ तो समझ में नहीं आता यार इन बच्चों को। पता नहीं कैसे कैसे किस मोटी चमड़ी से बने हो यार तुम लोग। माउंट कुक, सदर्न अल्प्स देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। बेसिकली इस आइलैंड के उत्तर में एक जबरदस्त सा नगर है नेल्सन। दुनिया के जितने महंगे से महंगे बैग देखते हो ना, बैग, लेडीज पर्स, वॉलेट, अपने जो भारत में बिकते हैं रोड रोड गली गली, उनकी बात नहीं कर रहा, वो मोस्ट ऑफ द नेल्सन में बने होते हैं। मोस्ट ऑफ द लेदर बैग। नेल्सन बहुत महत्वपूर्ण नगर, बहुत महत्वपूर्ण। अब आगे आना ध्यान से। ये सदर्न अल्प्स के ठीक पूर्व में, मध्य पूर्व की बात करना चाहूंगा। सदर्न अल्प्स के ठीक पूर्व में जो ये वाला क्षेत्र है, दिस वन, ये कहलाता है कैंटरबरी का मैदान। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। तारानाकी के भांति ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कैंटरबरी का मैदान, एकदम बैंक पेनिनसुला के पास। ये जो इस पे निकला हुआ ये भाग है ना, ये बैंक पेनिनसुला कहलाता है। ये निकला हुआ जो भाग है, ये दिस वन, ये बैंक पेनिनसुला कहलाता है। एकदम बैंक पेनिनसुला के पास का जो हिस्सा है, मैदानी है, जिसको कहते हैं हम लोग कैंटरबरी का मैदान। पंडित पांडे तो मत खरीद, तू तो कुछ मत खरीद। कशिश जैन, ओके बेटा, वेलकम। ठीक है, कैंटरबरी का मैदान है। बैंक पेनिनसुला भी देख लेंगे, बैंक पेनिनसुला के आसपास। अब मजे से 2 नगर और देखने हैं। एक नगर आपको देखना है यहां पर, यही जो कैंटरबरी आप देख रहे हो, यहां पर देखना है दिस वन, क्राइस्ट चर्च। क्राइस्ट चर्च। और एक इसके इस भाग में यहां दक्षिण में होगा जिसका नाम है डुनेडिन। क्राइस्ट चर्च, और दक्षिण में होगा ये डुनेडिन। है तो बहुत से नगर है जो कि बताने लायक है, पर छोड़ो कोई बात नहीं। डुनेडिन, डुनेडिन। उत्तर में आपने नगर देखा नेल्सन, फिर क्राइस्ट चर्च और डुनेडिन। अब देखो इसमें 3 आपने, फिर से बताना चाहूंगा, इसमें 3 क्यों? आपने 2 भौतिक अवस्थितियां देखी, 1 2 3, 3 भौगोलिक अवस्थितियां देखी, तो 3 नगर देखे। इसमें अब आ जाओ आप, बड़ा सरल और सहज करा देता हूं। भौगोलिक अवस्थितियों में कैंटरबरी का मैदान, सदर्न अल्प्स एंड माउंट कुक। फिर से भौगोलिक अवस्थितियों में कैंटरबरी का मैदान एकदम पूर्वी तट पर, मध्य में आ गया सदर्न अल्प्स, और पश्चिमी तट पर आ गया लगभग माउंट कुक। और ध्यान से बता दूं, इसका न्यूजीलैंड का ये पश्चिम का तट बड़ा ही कटा फटा है दोस्तों। ये जो कटा फटा है ना, यही है फियोर्ड कोस्ट, यही है FIYORD, फियोर्ड कोस्ट। एकदम कटा फटा तट है। फिर नगरों में आपने उत्तर में नेल्सन, फिर बीच में क्राइस्ट चर्च, और दक्षिण पूर्व में आपने देखा डुनेडिन। ठीक है, डुनेडिन। इसके बाद यहां पर एक और जलसंधि है, इस जलसंधि का नाम है, देखो यहां पर ये लिखा फोवेक्स, लेकिन इसको पढ़ते हैं फेवॉक्स। क्या पढ़ते हैं? फेवॉक्स स्ट्रेट। और फेवॉक्स स्ट्रेट स्टीवर्ट आइलैंड को पृथक कर देता है। फेवॉक्स स्ट्रेट स्टीवर्ट आइलैंड को पृथक कर देता है। शुरू करता हूं फिर से, 2 बार बताऊंगा, 2 बार। न्यूजीलैंड के बेटा इस तरफ प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है पूर्व की ओर। इधर की ओर तस्मान सागर है, तस्मान सागर है। इन दोनों को यहां जोड़ता है कुक स्ट्रेट, इन दोनों को यहां जोड़ता है फोवेक्स, फोवेक्स स्ट्रेट। 3 में बटा है नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड और स्टीवर्ट आइलैंड। 3 में बटा है। नॉर्थ आइलैंड में आपने देखा बे ऑफ प्लेंटी, बे ऑफ प्लेंटी। इसके तट पर देखा आपने माओरी ट्राइब। दिस वन इज ऑकलैंड पेनिनसुला। यहां आपने ऑकलैंड एंड हैमिल्टन नगर देखे। यहां यह है हॉकवे, हॉकवे के पास यहां आपने देखा नेपियर नगर, हॉकवे के पास देखा नेपियर नगर। और एकदम दक्षिण टिप पर, मतलब कुक जलसंधि पर हैमिल्टन, कैपिटल ऑफ दिस हैमिल्टन, यहां हैमिल्टन की अवस्थिति देखा। इसके बीच में जहां नॉर्थ आइलैंड देखा लिखा मैंने, यहां पर आपने देखा एक लेक टाओपू, पूरे के पूरे महाद्वीप की सबसे बड़ी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी
केवल न्यूजीलैंड की नहीं, मीठे पानी की झील। अगर खारे पानी में देखेंगे तो आयरलैंड इससे ज्यादा बड़ी, पर मीठे पानी की झील में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। अब आते साउथ आइलैंड में। साउथ आइलैंड का जो मध्य का हिस्सा है, मध्य का हिस्सा दोस्तों आपने जाना कि एकदम बैकबोन के भांति अवस्थित सदर्न अल्प्स है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक या माउंट औराकी है। इसके पूर्वी तट पर अवस्थित है दिस वन, पूर्वी तट पर अवस्थित है ग्रासलैंड, ग्रासलैंड जिसे कहते हैं कैंटरबरी का मैदान, कैंटरबरी का मैदान कहते हैं। यहां अवस्थित है बैंक, बैंक पेनिनसुला के पास क्राइस्टचर्च, तो यहां अवस्थित है डुनेडिन, यहां है नेल्सन। तो ये पूरा का पूरा तटीय मैदान कहलाता है तारानाकी का मैदान, तारानाकी का मैदान। ये कैंटरबरी का मैदान है, तारानाकी का मैदान है। दोनों के दोनों मैदान बेसिकली दोस्तों, दोनों के दोनों, दोनों के दोनों मैदान बेसिकली दोस्तों टेम्परेट ग्रासलैंड। कैपिटल वेलिंगटन है, गलती से अगर मैंने कुछ बोल दिया हो, हाँ भाई हाँ। ऑकलैंड के पास हैमिल्टन, कैपिटल वेलिंगटन। अरे कुछ कभी गलती से मुख से निकल जाए तो उसे ठीक कर दिया करो, ये मत, कई बार मुख में कुछ और निकल जाता है, मस्तिष्क में कुछ और होता है। इसके बाद फिवॉक्स जल संधि अलग कर देती है स्टीवर्ट आइलैंड में दोस्तों। और बस अब इतनी ही अवस्थितियां हैं न्यूजीलैंड की, जिनके बारे में अब और लिखनी है बातें। जो बातें आपने लिखी हैं उसके अलावा अब और लिखनी है। ओके, तो चलो अब शुरू करते हैं। तो हेडिंग तो सभी नॉर्थ आइलैंड, नॉर्थ आइलैंड लिखें। यह न्यूजीलैंड का दूसरा बड़ा द्वीप है। यह न्यूजीलैंड का दूसरा बड़ा द्वीप है जो कुक जलसंधि से, जो कुक जलसंधि से, जलसंधि से दक्षिण द्वीप द्वारा पृथक, दक्षिण द्वीप से पृथक, पृथक होता है। कुक जलसंधि दक्षिण द्वीप से इसे पृथक कर देती है, पूर्ण विराम। ठीक है, फिर लिखेंगे सभी। इस द्वीप के उत्तर में अवस्थित प्लेंटी की खाड़ी, इस द्वीप के उत्तर में अवस्थित प्लेंटी की खाड़ी भूतापीय ऊर्जा उत्पादन का केंद्र है। भूतापीय ऊर्जा उत्पादन का केंद्र है, जिसके, जिसके तट पर रहने वाली माओरी जनजाति, जिसके तट पर रहने वाली माओरी जनजाति, माओरी, माओरी जनजाति यहां मत्स्यन कार्य भी करती है। कौन करती है, क्या करती है? माओरी क्या करती है? मत्स्यन। कोई बात नहीं तृप्ति बेटिया, पढ़ो अच्छे से, ठीक है तृप्ति बेटा पढ़ो है। तो दिस वन बे ऑफ प्लेंटी, क्लियर, बस इतनी ही बात। फिर लिखो पहले चेंज करते हुए, लिखिए इस द्वीप के उत्तर पश्चिम में अवस्थित ऑकलैंड प्रायद्वीप, इस द्वीप के उत्तर पश्चिम में, पहले चेंज कर दिया है ना, इस द्वीप के उत्तर पश्चिम में अवस्थित ऑकलैंड प्रायद्वीप से लेकर राजधानी वेलिंगटन तक, से लेकर राजधानी वेलिंगटन तक का पश्चिमी तटीय भाग, तक का पश्चिमी तटीय भाग शीतोष्ण घास मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान शीतोष्ण घास मैदान तारानाकी के नाम से जाना जाता है। टेम्परेट ग्रासलैंड है, शीतोष्ण घास भूमि है, ये तारानाकी के नाम से जाना जाता है, तारानाकी के नाम से जाना जाता है, तारानाकी प्लेन, तारानाकी के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है, जहां, जहां दुनिया की सर्वाधिक दुधारू गायों का पालन, दुनिया की सर्वाधिक दुधारू गायों का पालन, जो दूध देंगी गाय, मांस के लिए नहीं है ना, दुधारू गायों का पालन किया जाता है, किया जाता है। पूर्ण विराम लगाकर न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का देश है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का देश है, जहां, जहां दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का निर्यात एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है, दुग्ध उत्पादों का निर्यात एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है, एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। ठीक है, लिख दिया, आर्थिक क्रिया है। लिखें यहां, यहां ऑकलैंड एवं हैमिल्टन जैसे नगर, ऑकलैंड के पास अवस्थित हैमिल्टन, ऑकलैंड एवं हैमिल्टन जैसे नगर दुग्ध प्रसंस्करण, मिल्क प्रोसेसिंग इंग्लिश में कहेंगे, दुग्ध प्रसंस्करण कॉमा खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण एवं, एवं जहाज निर्माण, जहाज निर्माण कार्य के लिए, शिप बिल्डिंग, जहाज निर्माण,
कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं। पूर्ण विराम लगाकर। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा नगर है। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा नगर है, जिसका सेवा क्षेत्र भी बेमिसाल है। सर्विस सेक्टर भी यहां बहुत डेवलप हुआ है बेटा। सेवा क्षेत्र भी बेमिसाल है। पूर्ण विराम लगाकर लिखेंगे, इसी पैराग्राफ में लिखेंगे। पूर्ण विराम लगाकर, या पैरा चेंज कर दो, चलो लिखोगे कुक जलसंधि पर अवस्थित राजधानी वेलिंगटन। कुक जलसंधि पर अवस्थित राजधानी वेलिंगटन शिप बिल्डिंग मतलब जहाज निर्माण के साथ साथ सेवा क्षेत्र के लिए जानी जाती है। सेवा क्षेत्र के लिए जानी जाती है। पूर्ण विराम लगाएं, लिखो यह जलसंधि क्षेत्र जहाजों के आवागमन के साथ साथ मत्स्यन के लिए भी जाना जाता है। ये जो साउथ तारानाकी बाइट है ना, इस सब जगह मत्स्यन होता है। ठीक है ना। पूर्ण विराम लगा दे बेटा। पूर्ण विराम फिर लिखेंगे, इसी पैराग्राफ में लिखें इस द्वीप का एक अन्य महत्वपूर्ण नगर नेपियर। ह्वाक की खाड़ी में अवस्थित है। नेपियर ह्वाक की खाड़ी में अवस्थित है। पूर्ण विराम लगाइए। तथा द्वीप के मध्य में महाद्वीप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील टाउपू। महाद्वीप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील टाउपू है। पूर्ण विराम, पैरा चेंज, और हेडिंग दो आप साउथ आइलैंड। साउथ आइलैंड के बारे में लिखो, यह न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा द्वीप है। मोस्ट वेलकम बेटा। यह न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसके मध्य में अवस्थित सदर्न अल्प्स एक नवीन वलित पर्वत श्रेणी है। न्यू फोल्डेड माउंटेन है, जैसा हमारा हिमालय है। एक नवीन वलित श्रेणी है जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट कुक या औराकी, AURAKI, माउंट कुक या औराकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्ण विराम, माउंट कुक या माउंट औराकी। माउंट कुक या औराकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्ण विराम लगाएं। संपूर्ण द्वीप का पश्चिमी किनारा, अभिषेक नहीं तो मोस्ट वेलकम बेटा, पढ़े रहो। संपूर्ण द्वीप का पश्चिमी किनारा हिमानियों द्वारा अत्यधिक अपर्दित है, जिसे फियोर्ड तट कहते हैं। फियोर्ड को कहते हैं, हिमानियों द्वारा अत्यधिक अपर्दित है, जिसे फियोर्ड तट कहते हैं। यह तट क्षेत्र पर्यटन के साथ साथ जल विद्युत उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पूर्ण विराम लगाएं। पैरा चेंज करते हुए लिखें, न्यूजीलैंड की विद्युत आपूर्ति में जल विद्युत, हाइड्रो पावर मतलब जल शक्ति, जल विद्युत, कॉमा लगाइए, पवन ऊर्जा, कॉमा लगाइए, भूतापीय ऊर्जा आदि का योगदान 90% से अधिक है। इन तीन का योगदान मतलब लगभग सोचो कि ये लोग ना जो कन्वेंशनल एनर्जी उस पर निर्भर ही नहीं है। ठीक है ना। पूर्ण विराम, 90% से अधिक योगदान है। पूर्ण विराम, फिर पैरा चेंज होगा, इसके बाद ही चेंज हो जाएगा। लिखें सदर्न अल्प्स के दक्षिण पूर्व में, सदर्न अल्प्स के गिरिपादीय पूर्व में, गिरिपाद मतलब पर्वत से नीचे, गिरि मतलब पर्वत, पाद मतलब चरण मतलब पैर। सदर्न अल्प्स के गिरिपादीय पूर्व में कैंटरबरी का घास मैदान है। यह भी टेम्परेट ग्रासलैंड है। कैंटरबरी का घास मैदान है, जहां मरीनो भेड़ पालन के साथ साथ, मरीनो भेड़ पालन करता है। मरीनो भेड़ पालन के साथ साथ, मैं नहीं लिख सकते बेटा, मरीनो भेड़ पालन के साथ साथ गेहूं एवं जौ का उत्पादन, किया जाता है।
किया जाता है। पूर्ण विराम लगाकर क्या लिखेंगे? न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड कीवी, सेब एवं अंगूर, तीन चीजें, कीवी, सेब एवं अंगूर उत्पादन एवं निर्यात के लिए भी प्रसिद्ध है। उत्पादन एवं निर्यात के लिए भी प्रसिद्ध है, भी प्रसिद्ध है। पूर्ण विराम लगाएं, लिखें इस मैदान में क्राइस्ट चर्च एवं डुनेडिन जैसे महत्वपूर्ण नगर अवस्थित है। क्राइस्ट चर्च, कभी दूसरा नगर भी चर्चा में आए तो जरूर पढ़िएगा, है ना, चर्चा में रहे तब। क्राइस्ट चर्च एवं डुनेडिन जैसे नगर अवस्थित हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। फिर क्या लिखेंगे पैरा चेंज करके? लिखें न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड पशुपालन की वजह से, पशुपालन की वजह से मांस एवं चमड़ा प्रसंस्करण तथा निर्यात, मांस तथा चमड़ा प्रसंस्करण एवं निर्यात, निर्यात की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जहां ओटेगा पठार, ओटेगा प्लेटो, देखो ये सेंट्रल ओटेगा लिखा, OTAGO, ओटेगो, OTAGO, ओटैगो, जहां ओटैगो पठार पशुपालन एवं पशुचारण, पशुओं को चराना, पशुपालन एवं पशुचारण के लिए जाना जाता है, के लिए जाना जाता है। इसी पर हम लिखेंगे नेल्सन नगर, नेल्सन नगर चमड़े के उत्पादों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, चमड़े के उत्पादों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, नेल्सन प्रसिद्ध है। पूर्ण विराम। फिर नेक्स्ट हेडिंग देंगे सभी आप, स्टीवर्ट आइलैंड, STEWART, स्टीवर्ट आइलैंड, तीसरा बिंदु हेडिंग देंगे स्टीवर्ट आइलैंड, आइलैंड लिख दिया। लिखो फोवैक्स जलसंधि द्वारा, फोवैक्स जलसंधि द्वारा, जलसंधि द्वारा दक्षिणी द्वीप से पृथक, दक्षिणी द्वीप से पृथक यह लघु द्वीप, लघु द्वीप न्यूजीलैंड में पर्यटन द्वीप के रूप में विकसित है, न्यूजीलैंड में पर्यटन द्वीप के रूप में विकसित है, पर्यटन द्वीप के रूप में विकसित है। पूर्ण विराम लगाएं। लेकिन न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में कृषि एवं सेवा क्षेत्र के साथ साथ, कृषि एवं सेवा क्षेत्र के साथ साथ पर्यटन की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, पर्यटन की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। पूर्ण विराम। एक बच्चे ने पूछा है सर मत्स्यन की भूमिका नहीं है क्या? तो सुनना ध्यान से, बेसिकली मत्स्यन, वानिकी, ये सब कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ही आ जाते हैं। मत्स्यन की भी भूमिका है, पर मूल रूप से कृषि में यहां पर पशुपालन, दुधारू गायों का पालन, पशुपालन का भी कार्य है, दुधारू गायों का भी कार्य पालन किया जाता है, मरीनो भेड़ पालन किया जाता है, मत्स्यन भी किया जाता है, खेती भी की जाती है, तो सेब की भी, अंगूर की खेती की जाती है, गेहूं जौ का उत्पादन किया जाता है। ये सब क्षेत्र बेटा यहाँ पर शामिल है। तो इसी के साथ यह समाप्त हुआ, स्टीवर्ट के साथ। स्टीवर्ट में कुछ बहुत जानकारी है नहीं, तो इसी के साथ यह बात यहाँ पर समाप्त हुई। दोस्तों न्यूजीलैंड समाप्त, ऑस्ट्रेलेशिया समाप्त। तो अब हम आगे एक और महाद्वीप की ओर बढ़ेंगे। हेडिंग देंगे सभी अफ्रीका। क्या हेडिंग देंगे? अफ्रीका, अफ्रीका। ओके, छोटा टाइम जो बचा है उसमें अफ्रीका में नहीं पढ़ाने जा रहा, अफ्रीका में पढ़ाऊंगा कल, आज इतना ही। पर थोड़ा अफ्रीका में कल स्पीड पकड़ूंगा ताकि अफ्रीका 2 दिन में हो ही जाए एटलीस्ट, है ना, 1 से 2 दिन में हो जाए। थोड़ा स्पीड मेंटेन करेंगे बेटा, है ना। आज न्यूजीलैंड समाप्त करके यहीं पे चीज़ों को रोक देते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।